गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बी औद्योगिकरण क्या है, इसके कौन से कारण रहे हैं, इसको हमने जानने की कोशिश की। इस वीडियो लेक्चर में बी औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा तथा एक डिबेट जो साम्राज्यवादी इतिहासकार एवं भारतीय आर्थिक मीमांसकारों के बीच में है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज का यह जो लेक्चर है यह यूजी पार्ट 3 के बच्चों के लिए लाभदायक है। पेपर 6 के तहत यह टॉपिक्स आता है। बी औद्योगिकरण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यह जो बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया है यह 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक चलता रहा, किंतु यह 1800 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच में अपने चरम रूप में रहा था। यह बी औद्योगिकरण सर्वप्रथम उन शहरों की बर्बादी लेकर आया जो अपने उत्पादों के लिए मशहूर थे, जिसमें ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद आदि जैसे शहर हैं। बी औद्योगिकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम वहीं देखी गई। भारत के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र तभी प्रभावित होते हैं इस प्रक्रिया से जब रेलवे की पहुंच वहां हो जाती है, अर्थात भारतीय रेल जब गांव से जुड़ जाता है तो बी औद्योगिकरण का प्रभाव गांव में भी देखा गया। कुछ एक प्रथा के कारण 20वीं सदी तक यह जो हस्तशिल्प उद्योग है वह गांव में बचा रहा, और वह प्रथा थी जजमानी प्रथा। इस प्रथा के अनुसार कारीगर अपने उत्पादन का एक निश्चित भाग गांवों में किसान परिवार को देकर बदले में फसल का कुछ हिस्सा लेता था। यह आज भी कमोवेश गांव में देखने को मिलता है, जब गांव से जो जुड़े हुए ग्रामीण दस्तकार वर्ग के लोग हैं, कुम्हार हों, लोहार हों, बढ़ई हों, ये सब अपने उत्पादों का कुछ हिस्सा ग्रामीण ज़रूरतों के अनुसार लोगों को मुहैया कराते हैं तथा बदले में उन्हें अनाज की प्राप्ति होती है। 20वीं सदी के स्वदेशी आंदोलन, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का आह्वान था, साथ ही साथ देसी उद्योग धंधों की स्थापना पर बल देने की कोशिश की गई थी। इसके अलावे गांधीवादी आंदोलनों में गांधी जी के आत्मनिर्भर बनने के लिए जो सूती वस्त्रों के इस्तेमाल, खादी के इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा था, साथ ही साथ चरखा और सूत काटने पर जो बल दिया जा रहा था, इससे भी भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को जीवित रखने में मदद मिली। बी औद्योगिकरण के प्रभाव को लेकर विभिन्न विद्वानों में मत का अभाव है। आर.सी. दत्त, राणा डे, मदन मोहन मालवीय, कार्ल मार्क्स आदि सभी ने औपनिवेशिक काल में इस बी औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव की चर्चा की है, जबकि मॉरिस डी मॉरिस ने इसे नहीं माना है। मॉरिस साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भारत में बी औद्योगिकरण की बात ही मिथक है, झूठा है, अर्थात बी औद्योगिकरण हुआ ही नहीं। वे जो तर्क देते हैं वह यह है कि ब्रिटेन से आयात के बावजूद देसी कपड़ा उद्योग, भारत का देसी कपड़ा उद्योग ज्यों का त्यों बना रह सकता था, यहाँ तक कि इसमें वृद्धि हो सकती थी, क्योंकि भारत में कपड़े की मांग इतनी बढ़ गई थी कि देसी और विदेशी दोनों प्रकार के वस्त्रों की खपत हो सकती थी। दूसरा तर्क वो देते हैं कि आयातित धागों की कम कीमत से देसी बुनकरों को लाभ ही पहुंचा, किंतु जब हम मॉरिस के इन तर्कों को कसौटी पर रखकर परखने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि मॉरिस साहब ने अपने अध्ययन में मांग वृद्धि के प्रमाण के आंकड़े वो प्रस्तुत नहीं किए। भारत में जो डिमांड बढ़ा और
इस संदर्भ में वो कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं करते हैं। दूसरा कि आयातित धागों की कम कीमत से देसी बुनकरों को लाभ हुआ, या वास्तव में देखा जाए तो यह दो बातों की अनदेखी करना था। एक तो यह कि यहाँ के सूती काटने वाले लोगों का धंधा ठप हो गया, और दूसरा बुने हुए वस्त्र की कीमत में गिरावट के कारण बुनकरों को हानि ही हुई, क्योंकि भारतीय बुनकरों को इंग्लैंड के समान टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का लाभ नहीं मिला, और जिस कारण से उत्पादन लागत में कमी नहीं आई थी। इस प्रकार देखा जाए तो मॉरिस के तर्क अमान्य हैं। हाल ही में अमिय बागची, जिन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन गैंजेटिक बिहार 1809-1901, यह उनके काम का कार्यकाल है, पर काम किया है, अपने शोध में वे बतलाए हैं कि इस काल में उद्योगों पर आश्रित जनसंख्या 18% से घटकर 8% रह गई। यानी हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि उद्योग में जितने सारे लोग थे 1809-1901 के बीच में, उनकी जनसंख्या 18% से घटकर 8% रह जाती है, तथा सूत काटने वाले एवं बुनने वाले बुनकरों की संख्या में भी भारी कमी आई थी। इस प्रकार अमिय बागची स्पष्ट तौर पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात को स्वीकारते हैं। अब इसके प्रभाव की हम लोग चर्चा कर लें तो औद्योगिकरण का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। उद्योग धंधों के पतन के साथ ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप की तरह भारत में आधुनिक मशीन उद्योग का विकास नहीं हुआ। फलस्वरूप इसमें जो काम करने वाले हस्तशिल्प एवं दस्तकार वर्ग थे, वे वैकल्पिक रोजगार यानी अल्टरनेटिव जॉब्स पाने में असफल रहे। ऐसे में उनकी निर्भरता कृषि पर बढ़ी। डिपेंडेंसी किस पर बढ़ता है? एग्रीकल्चर पे। 1901-1941 के बीच कृषि पर निर्भर जनसंख्या 63.7 से 70% हो गया, और कृषि पर बढ़ता दबाव ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की घोर गरीबी के मुख्य कारण में से एक बना। यानी लोगों का जो कृषि ही जो एकमात्र विकल्प दिखा, इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत की गरीबी बढ़ी। उद्योगों की विकास के लिए कृषि का समर्थन आवश्यक होता है, किंतु पिछड़ी हुई कृषि में लोगों की क्रय शक्ति और भी कम हो गई। इसे आगामी उद्योग धंधों के विकास पर इनका घातक प्रभाव पड़ा। अगला, ग्रामीण शिल्पों के विनाश में ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा घरेलू उद्योगों की एकता को तोड़ दिया। यह जो औद्योगिकरण हुआ गाँव में, इससे जो कृषि और घरेलू उद्योग में जो एकता था, जो पहले का संबंध था स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, इस एकता को भी औद्योगिकरण ने तोड़ दिया, और इस प्रकार स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विनाश में अपना योगदान दिया। अधिकाधिक लोग बेरोजगार हो गए। राष्ट्रवादियों ने अपने लेखों में, भाषणों में इस औद्योगिकरण की भरपूर चर्चा की, जिससे देश के आर्थिक एकीकरण में मदद मिली। धन्यवाद।